हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम KBS अकेडमी। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके रचयिता हैं अरविंद कुमार सिंह। पाठ पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको PDF में दे दिए गए हैं और इसके जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको PDF में दे दिए गए हैं। आप इन्हें नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। अब हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ के बारे में जानकारी दे दूं कि जो चिट्ठियां हैं वो अपनी एक अनोखी दुनिया रखती है। अब से पहले जो आज का आधुनिक युग है यहाँ पर भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इससे पहले जब ये फ़ोन तार या फ़ोन और SMS नहीं हुआ करते थे, तार हुआ करते थे तो फ़ोन और SMS मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो चिट्ठियों के द्वारा ही हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाया करते थे। और यह एक बड़ा उत्सुकतापूर्ण माहौल बनाती थी। जब यह चिट्ठी किसी को भेजी जाती थी तो वो भी इसका इंतज़ार करता था, और जब चिट्ठी आने वाली होती थी, उसका जवाब आने वाला होता था, तो वो भी बहुत ही खुशनुमा इंतज़ार होता था। तो आज जो समय है वो बदल गया है, लेकिन फिर भी एक इनकी अनोखी दुनिया है। इन्होंने इतिहास को संजो कर रखा है और अपनी यादों को संभाल कर, सभी की यादों को संभाल कर चिट्ठियों में रखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो पत्र काम कर सकते हैं वो आज का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम जो बातें लिमिटेड, बिल्कुल छोटे रूप में मोबाइल पर कर लेते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, तो उसको व्यक्त करने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना चिट्ठी पर अपनी भावनाएं लिखने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। हम उसमें चाहे जितने शब्द लिख सकते हैं, चाहे जो भावना उसके ऊपर हम उकेर सकते हैं, वो पत्र काम करता है। ऐसा काम आज का आधुनिकतम साधन नहीं कर पा रहा है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो इस विकास में भी पत्रों ने अनूठी एक अनुपम भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, पत्र लिखने की कला, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है, अपनी एक सीमा है कि कहाँ तक वो पत्र लिख सकता है, कितना लिख सकता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं। पहले जब कोई साधन नहीं था आवागमन का, यातायात का, तो जो घोड़ा था वही चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। इससे पहले कबूतर को बताया जाता है कि कबूतर चिट्ठी जो है एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया करता था। तो उन्होंने कहा कि घोड़े ही इस कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया।
इसके कारण क्या होता है कि बच्चे ये जान पाते हैं कि पत्र लेखन क्या है, पत्र किस तरह से लिखा जाता है और पत्र को लिखने की कला क्या है, पत्र को लिखने के फ़ायदे क्या हैं। बच्चों को ये भी महसूस होता है कि पत्र जो है, पत्र के अंदर हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस तरह से उनको पंक्तिबद्ध रूप में किस तरह से हम लिखें। तो वो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं ताकि इसको भूला ना जा सके, भुलाया ना जा सके, ये हमेशा जीवंत रहे। तो ये सिखाया जाता था स्कूलों के अंदर, जो है ये इसको पाठ्यक्रम के रूप में चलाया गया और आज भी जो है पत्र लेखन कला सिखाई जाती है और पत्र जो है परीक्षा में आते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इफ़ेक्टेड हुआ है। क्योंकि जो भी बात है, लोग सोचते हैं कि कहाँ पत्र लिखेंगे और फिर पत्र का इंतज़ार करेंगे, तो इससे अच्छा एक फ़ोन ही घुमा दो। तो एक फॉर्मेलिटी हो गई है, पत्रों में वो फॉर्मेलिटी नहीं थी। पत्रों के अंदर जो है अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया जाता था, तो वो चीज़ आज नहीं है। पत्र जो है प्रभावित हुए हैं। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। गाँव में आज भी पत्रों का इंतज़ार किया जाता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार में आज भी डाक से ही चिट्ठी आती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा अगर हम बारीकी से देखें तो, जिसने कभी पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, बॉर्डर पर खड़े वो इंतज़ार करते हैं कि उनके घर से पत्र आएगा और उस पत्र के अंदर जो है उनके घर वाले, उनके परिवार वाले सारी बातें लिखेंगे, क्योंकि फ़ोन पर इतनी बातें नहीं कर सकते। फ़ोन पर लिमिटेड बात हो सकती है, बहुत कम बात हो सकती है। तो इसीलिए जो सैनिक होते हैं हमारे देश के, वो खुद भी पत्र लिखते हैं और उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का हाल चाल पूछने के लिए पत्र जो है लिखते हैं, और वहाँ से जो है उनके लिए भी पत्र आते हैं उनका हाल चाल पूछने के लिए। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वो बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को बहुत घटा दिया है, और जैसे दूरी घटी है वैसे ही मन की दूरी बढ़ गई है। तो ये जो दूरी है वो घट गई है। व्यक्ति जो है पत्रों का इंतज़ार नहीं करता, उसको अगर कुछ कहना होता है तो वो स्वयं ही पहुंच जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्री के नाम लिखे नहीं जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हाँ, ये जो पाठ है, ये जो पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये पाठ है जो हम सभी ने पढ़ा है। तो ये सभी लोगों ने पढ़ा है और सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। जो भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को, जो नेहरू जी ने जो अपनी पुत्री को लिखा वो उसमें बताया गया, तो ये सभी हमें प्रेरित करते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम जो संग्रहालय हैं वहाँ पर जानी मानी हस्तियों के पत्र लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं सहेज कर। तमाम पत्र देश काल, किस देश में किस जगह लिखे गए, किस समय लिखे गए, और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है कि उस समय क्या होता था, क्या चलता था, कैसी भाषा थी, कैसे शब्द लिखे जाते थे, कैसी जो है उनकी भावनाएं होती थी। तो वो जानने और समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जमीनी है।
तो यह जो संग्राम था, ये जो अंग्रेज़ों और हमारे बीच में जो युद्ध था, संग्राम था, ये कितना ज़मीनी, कितनी हमारे को पकड़े हुए था, कितना हमसे जुड़ा हुआ था, कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी की आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। वहाँ पर पूरा पता नहीं होता था महात्मा गांधी का, केवल लिख दिया जाता था महात्मा गांधी इंडिया। तो जहाँ भी होते थे लोग उन्हें जो ढूंढ करके, जो डाकिया था ढूंढ करके उन्हें पता लगा करके और वो पत्र पहुँचा दिया करता था। और डाकिया नहीं तो जिसके पास भी वो पहुँचता था, जिसके हाथ भी वो लगता था, वो पत्र उनके पास पहुँच ही जाता था। इसी प्रकार से अन्य जो दिग्गज हुए हैं, दिग्गज हस्तियाँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उन हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पूरे देश और दुनिया से, संसार से। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इसका मतलब है कि वे दोनों हाथों से लिखने में बहुत निपुण थे। तो महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, क्योंकि वास्तव में यह एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो स्वतंत्रता के महान सेनानी हैं उन्होंने पत्र लिखा था। उनकी भावनाएं उसके अंदर, उन शब्दों के अंदर छुपी हुई है, तो उन्होंने उसको अपने घर में फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है कि पत्रों का जादू यही नहीं कि पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तक, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये सब जो है पुस्तकें हैं जिनका नाम यहाँ दिया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। मुंशी प्रेमचंद ये जो लेखक हैं जो अपने लेखकों को बहुत ही उनको प्रेरणा देने वाले जवाब दिया करते थे, तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, बिल्कुल चौकन्ना रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। आज़ादी के बाद जो पत्र लिखे गए उनमें जो है विकास हुआ और तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी, फिर झोपड़पट्टियों में उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इनकी हैसियत को कोई टक्कर नहीं दे पाया है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुआयामी यानी कि जो इसके आयाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी भूमिका जो है चारों ओर से जो है विकास कर रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मनी आर्डर आता है तो यही एक साधन है जहाँ पर पैसा पहुँचाया जाता है मनी आर्डर के द्वारा। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया
देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब वो पैसे लेकर पहुंचता है, जब एक माँ, एक बहन इंतज़ार कर रही होती, एक पत्नी इंतज़ार कर रही होती है पैसे का, और ऐसे में जब डाकिया उसका मनी ऑर्डर पैसे लेकर पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात आकर के उनकी मदद कर रहे हों। तो जो पत्रों की दुनिया है, खतों की दुनिया है, बहुत अनूठी दुनिया है और इनको जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे कितना भी आधुनिकता के अंदर हमारा जो है समाज और हमारा देश क्यों ना आगे बढ़ जाए, लेकिन यह एक अपना अस्तित्व रखते हैं और इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। आपका अध्याय यहीं समाप्त होता है।